guys, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो ये चैप्टर है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आया है आपके आईसीएसई के ग्रेड 6 में। आईसीएसई में ये जो चैप्टर आया है ये बहुत लंबा चैप्टर है। आई डू अग्री विद दिस बिकॉज 6 ग्रेड के लिए आई लिटरली नो दैट मतलब ये लंबा चैप्टर था। लेकिन गाइस अगर आपको इसके अच्छे रिवीजन नोट्स मिल जाए तो आप नोट्स में से देख के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो गाइस आप इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके रिवीजन नोट्स के लिंक को चेक कीजिए और उन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बोलूँगी, मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। साथ ही साथ आज हम लोग पार्ट 2 के इस वीडियो में इस चैप्टर के सेलिना कॉन्साइज के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं आज के इन सॉल्यूशंस के साथ। तो बिफोर बिगिनिंग गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर देखें बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो चलिए बिगिन करते हैं आज सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस। एमसीक्यू के क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और एक ऑप्शन वो होगा जो करेक्ट होगा, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बिगिन करते हैं। ओके तो सबसे पहले देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स पिगमेंट। अब यार पिगमेंट जो है ना ये होता है आपके प्लास्टिड में। प्लास्टिड्स में आपके पास क्या होती है, एक पिगमेंट। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं गाइस, लास्ट सेशन में डिस्कस करा था हम लोगों ने। चलिए यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं। प्लास्टिड्स आपके होते हैं 3 तरह के, एक था क्रोमोप्लास्ट, दूसरा था क्लोरोप्लास्ट और तीसरा था हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट जिसके पास ग्रीन कलर है, क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके पास ग्रीन कलर है। अब उसके पास ग्रीन कलर आखिरकार आया कहाँ से, तो उसके पास ग्रीन कलर आता है क्लोरोफिल से। अब ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट प्लांट्स हैव दैट मेक्स देम लुक ग्रीन, ठीक है। प्लांट्स आपको ग्रीन क्यों दिखता है, इसी पिगमेंट की वजह से। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, आपका जो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस क्या है। मतलब बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट वो स्टोरेज करता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के। अब उनका कलर होता है वाइट, ठीक है, वो वाइट कलर के होते हैं। और साथ ही साथ में एक और बात कि वो जो प्लांट्स नॉन फोटोसिंथेसिस हैं, मतलब वो सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो उनमें वो होता है, ठीक है, वो टिश्यूज जो कि नॉन फोटोसिंथेसिस है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन इन कलर, क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल और ये फोटोसिंथेसिस वाले टिश्यूज में होता है। नेक्स्ट है अब क्रोमोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, कलर्ड प्लास्टिक्स। इनको क्या बोला जाता है, कलर्ड प्लास्टिक्स, ठीक है, इनको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिक्स। तो इसीलिए प्लास्टिक्स आर द पार्ट विच कंटेन्स पिगमेंट, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ऑर्गेनल विच कंट्रोल्स और एक्टिविटीज, तो वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, वो सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे क्या होगा, एक वैक्यूल होगा, यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस होगा। एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये उनका एनिमल सेल्स है, यहाँ पे सारी चीज़ों के बीच में आपका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो कि प्लांट सेल्स में भी होता है, और उसके इट इज़ गोइंग टू हैव अ डबल लेयर्ड कवरिंग दैट इज गोइंग टू बी नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता, उनके पास ओल्ड न्यूक्लियस होता है। किसका ओल्ड, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये बातें हैं ना हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। ऑफ कोर्स ये पहले सेशन में हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है, पर अभी हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था एंड काफ़ी सारे लोग तो कन्फ्यूज भी हो गए होंगे। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ हमेशा हम सब में होती है कि अगर चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं तो उसकी आदत सी लगी हुई रहती है, तो भूलते नहीं है जल्दी, तो इसीलिए रिवीजन करते रहेंगे। अ सेल दैट इज स्फेरिकल इन शेप इज, स्फेरिकल हम लोगों ने शेप ऑफ सेल्स में पढ़ा था कि जो आपके आरबीसीज होते हैं वो या फिर सर्कल होंगे या फिर स्फेरिकल होंगे। द वैक्यूल दैट कंटेन्स वाटर, द वैक्यूल कंटेन्स वैक्यूल्स के पास फूड होता है, सॉल्ट होता है,
सेल सैप होता है या फिर वाटर होता है, तो आंसर इज वाटर। नेक्स्टली गाइस, जैसा कि आपने पढ़ा भी था कि वैक्यूल्स आर द वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल। वो क्या फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, सॉरी हाँ यहाँ पे एक गलती होगी। या चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो सेलिना के बुक में पूछे हुए हैं। सबसे पहले नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। पहला माइक्रोस्कोप जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप इन्वेंट करके अपनी खुद की माइक्रोस्कोप से सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे थे। क्या किया था, सबसे पहले खुद की माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स देखे थे। ओके, ये क्लियर है। हु कॉइन्ड द टर्म सेल, किसने टर्म दिया था सेल? तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि रॉबर्ट हुक अंकल जो है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने सबसे पहले क्या देखे थे, डेड सेल्स देखे थे, कॉक सेल्स देखे थे एग्जामिन करते टाइम। तो फिर उन्होंने उसको देख के नाम दिया सेल। क्यों नाम दिया, क्योंकि सेल मतलब लेटिन में स्मॉल रूम्स, और वो छोटे छोटे रूम्स की तरह उनको लगा तो उन्होंने नाम दे दिया एज इज विश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 एसेंशियल बेसिक पार्ट्स जो कि स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो 3 एसेंशियल बेसिक पार्ट्स क्या है, एकदम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो कि देखो ये अगर आपको इसमें जाना है, ये जो लिखा हुआ ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें जाना है जाओ। मैं आपको एकदम इसके शॉर्टली मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके बता देती हूँ। सबसे पहले आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच सराउंड्स ईच सेल। ऐसा लिख देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच सराउंड्स ईच सेल। दूसरा आपको क्या लिखना है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जरूर लिखना कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। एंड नेक्स्टली मतलब कि इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। अब साइटोप्लाज्म के बारे में जब पूछा, अब साइटोप्लाज्म का हमने क्या डिस्कस करा था कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ये डिस्कस करा था। तो आपको यही लिखना है, द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है, बस इतना नॉर्मल सा आपको लिखना है। या फिर अगर आपको और मतलब थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करने का है तो आप और क्या चीज़ें लिख सकते हो कि साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1862 एंड एक और पॉइंट दैट इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज, बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज, उन दोनों का साइट है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। The cell membrane is called selectively permeable. Why do we call cell membrane selectively permeable? तो उसको इसीलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका मेम्ब्रेन यहाँ पे होगा, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो हर चीज़ को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ मुझे वाटर को अंदर घुसने देना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घुसने देना, हाँ मुझे इस फूड को अंदर घुसने देना, मतलब वो सिलेक्ट करता है और उसको अंदर घुसने देता है। क्योंकि इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा है अंदर घुसने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, चलिए डिफरेंसेस बताने हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कुछ नहीं है, एक देखो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या बनाता है, आपका एक सेल का एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। आपके सेल के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल्स में, उसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में आखिर डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात कि न्यूक्लियस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। इट इज बाउंडेड बाय अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके पास क्या होती है, एक डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप गाइस लिख सकते हो ऐसे कि इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड कवरिंग नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। देखो ये सारी चीजें ना टॉपिक्स एकदम इजी है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेशन में सब डिस्कस करा था। सेलिना के आपको सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो क्या पता आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट इज बाउंडेड बाय अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। अब न्यूक्लियोलस में क्या है, सॉरी गाइस, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का ही एक कंपोनेंट है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही आपका न्यूक्लियोलस आता है, मतलब न्यूक्लियस का ही एक कंपोनेंट आपका न्यूक्लियोलस होता है। आगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। आप यहाँ देखो, इट इज द न्यूक्लियस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, बट
वो पूरे सेल के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियस के लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है, वो है न्यूक्लियोलस। अब इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एंड इट डज नॉट हैव एनी सच मेम्ब्रेन अराउंड इट। मतलब न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन है क्या? नहीं जी, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में है, उसी तरह जहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इधर इस साइड इस एरिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखना, भूलना मत बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। बट प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, मतलब लिविंग सब्सटेंस है। सेल के अंदर जितनी भी चीजें लिविंग है सारी आपकी प्रोटोप्लाज्म में आएंगी। अब साइटोप्लाज्म का देख लो, द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इनसाइड द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, इट हैज मेनी फाइनल पार्ट्स कंटेन इन इट लाइक गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा उसमें होती है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज नॉट द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इनसाइड द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, बट द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मतलब यार वो साइटोप्लाज्म हो या न्यूक्लियस हो, बट जो भी वो साइटोप्लाज्म हो या वो न्यूक्लियस, सारे लिविंग पार्ट्स हो गए सेल्स के, वो किस में आते हैं? प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या? साइटोप्लाज्म में सिर्फ वो फ्लूइड, वो लिक्विड पार्ट आ रहा है, न्यूक्लियस भी नहीं आ रहा है, मतलब ओके। तो उसके दो पार्ट्स हो गए, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, अब हम लोग को डिस्कस करना है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब सेल वॉल देखो, सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज का बनता है, ठीक है, सेल्यूलोज ग्लाइसेल्यूलोज उसका बना हुआ होता है। वो क्या करता है? इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी कौन देता है? इट इज गिवन बाय सेल वॉल। इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, वो डेड सेल से बना हुआ होता है, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नेक्स्टली गाइस, it protects the cell from the entry of diseases causing agents as well as the underlying protoplasm against mechanical injuries। आपके जो प्लांट के सेल्स होते हैं, जो भी मतलब देखो ये प्लांट का सेल है, उसमें डबल लेयर है, एक तो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक लेयर है आपका सेल वॉल का। सेल वॉल जो है वो पहली बात तो शेप दे रहा है, एक डेड सेल्स का बना है, वो प्लांट को इंजरीज से मतलब प्रोटेक्ट करता है, प्लांट्स को इंजर नहीं होने देता है, इंजरीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हुए, इट इज़ अ वेरी थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल, मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ वेरी थिन एंड डेलिकेट। हमारे एनिमल सेल्स में यही होता है, थिन, डेलिकेट, ठीक है। वो किसका बना हुआ था? इट इज़ मेड अप ऑफ, देखो सेकंड पॉइंट है, इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? This allows the entry of certain molecules only while holding back the others। तो इसको आप नॉर्मली, इतना लंबा कौन लिखता है यार, इतना लंबा नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? इट इज सेमी परमिएबल, why am I saying semi permeable, sorry guys, it is selectively permeable, ठीक है, it is selectively permeable, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेकेंड लाइन की जगह ये लिखना है। अब गाइस फर्स्ट लाइन की जगह इसमें लिखा इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? इट इज मेड अप ऑफ, तो फर्स्ट लाइन में आपको इसमें क्या लिख सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेकेंडली मैंने आपको बता दिया कि क्या लिखना है। अब नेक्स्ट है, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, वो सारा रीड करा। इट हैज फाइन स्पोर इन इट थ्रू विच ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस कैन पास इन एंड आउट, इट इज कैन, ठीक है, while others cannot, इसीलिए चीज़ें पास होगी नहीं तो सेल में कुछ वैसा घुसेगा ही नहीं, डिसीजेस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट एंड अ एनिमल सेल। एक प्लांट और एक एनिमल सेल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए लिख देते हैं। सबसे पहला प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस की जब बात आती है तो सेल इज कंपेरेटिवली लार्जर विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस, ठीक है, वो क्या होता है? एनिमल सेल के कंपेरेटिवली लार्जर होता है, हैज अ डेफिनेट एंड रिजिड सेल वॉल, उसके पास एक सेल वॉल है, हैज अ सेल वॉल। गाइस आपको क्या लिखना है? हैज अ सेल वॉल, एकदम सिंपल, बिल्कुल लंबी लाइनों में नहीं जाना है। हैज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके पास है तो इधर लिख देना हैज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इधर लिख दिया। साइटोप्लाज्म इज नॉट वेरी डेंस, यहाँ पे ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वो लिख सकते हो साइटोप्लाज्म इज नॉट वेरी डेंस, ठीक है। कंटेन्स प्लास्टिड्स, नेक्स्ट है उसके पास क्या होती है? प्लास्टिड्स, जो कि पिगमेंट्स है, ठीक है, वो क्या होती है? एनिमल सेल्स में नहीं है। उसके पास सेंट्रोसोम्स नहीं है, जो कि एनिमल सेल्स में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है।
इट हैज प्रोमिनेंट वन और मोर वैक्यूल्स। उसके पास देखो यहाँ पे इतना लिखने, ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको नॉर्मली, इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इट हैज अ vacuole occupying 90% स्पेस ऑफ दिस सेल, या फिर वॉल्यूम ऑफ द सेल लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, आपको गाइस देखो एकदम नॉर्मल सी लाइन है, ध्यान से देख लो फिर भूल जाओगे। क्या है, इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइंग 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, या फिर सिर्फ इतना लिख दो, इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ऑक्यूपाइंग नहीं लिखना है, नहीं लिखो। ठीक है, नाउ हैज सिंपल गोल्जी apparatus and composed of units called इधर एक सेकंड मुझे हाईलाइट करने दो, डाइसाइटोसोम्स, ये वाला कहाँ गया वो पार्ट, ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इट हैज सिंपल गोल्जी apparatus composed of units called डाइसाइटोसोम्स। अब उसके पास क्या होता है, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला पार्ट है ना, वो आप इसकी जगह एक और क्या चीज़ लिख सकते हो कि न्यूक्लियस इज एट द लेफ्ट, एट लेफ्ट। ठीक है, ये पार्ट लिख देना गाइस, इतना बड़ा बड़ा याद नहीं करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस में बड़े बड़े दे देते हैं, हाँ उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो सॉल्यूशंस में बड़े बड़े दे देते हैं, लेकिन आप लोग को नॉर्मली उसको ढंग से लिखना है, छोटे छोटे वाले में। एनिमल सेल में साइज इज स्मॉल विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस, मतलब कंपेरेटिवली, ठीक है, कंपेरेटिवली साइज उसकी स्मॉल है, इतनी लिख दो आप। सेल वॉल एब्सेंट, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म फिल्स ऑलमोस्ट द एंटायर सेल, पूरा सेल तो साइटोप्लाज्म से ही भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म इज रिलेटिवली डेंस, ठीक है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इनके पास प्लास्टिड्स भी नहीं होते, इनके पास सेंट्रोसोम्स लेकिन होते हैं। हैव टेम्पररी वैक्यूल्स व्हिच आर स्मॉल एंड कंसर्व्ड विद सेक्रेशन ऑफ एंड एक्सक्रीशन, इनके पास बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं। हैव कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus, इसकी जगह क्या लिखोगे, लास्ट वाली की जगह, इसकी जगह आप लोग लिखोगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इतना पार्ट लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम टू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करनी है। गाइस क्रोमोसोम इससे पहले है क्या, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेरिडिटी में मदद करते हैं, दे आर हैविंग जीन्स। ठीक है, आपके न्यूक्लियस के पास है क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके पास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लिविंग सेल इज दैट इट कैन डिवाइड और रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड एंड दिस फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, ये कौन कर रहा है, इस फंक्शन को रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन करता है सेलुलर एक्टिविटीज, इट इज नन अदर देन अ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इन इट न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड chromatin fibers and these chromatin fibers are nothing but your chromosomes. They are having these thread-like chromatin fibers, the thread-like structures known as chromosomes. Guys, listen to me. Chromosome consists of DNA which stores and transmits hereditary information for the cell to function, grow and reproduce. While the chromatin material, ठीक है, chromatin made up of DNA and protein that ultimately condense and form chromosome. Who forms chromosome? Look here. Chromatin made up of DNA and protein that ultimately condense and form chromosomes. While chromosomes consist of DNA which stores and transmits hereditary information to the cell for various functions like reproduction, growth and etc. Now, इतना clear है? Secondly, guys, these fibers during cell division become thick and ribbon-like, which are then called chromosomes. The chromosomes are the actual hereditary factors because they contain genes. Why? Because they have genes. These are human body Human body has 46 chromosomes which occur in pairs. They are having our human body. We have 46 chromosomes which occur in pair. Means in one pair there will be two chromosomes. Means how many total pairs of chromosomes do we have? We actually have total 23 pairs of chromosomes. 46 divided by 2, it's
2 2s are 4, 2 3s are 6, that is 23 pairs of chromosomes we have. Okay. Now they are further categorized as chromosome specific for determining the sex of the species called sex chromosomes. Other chromosomes are called autosomes. Now what are the sex chromosomes that you are going to learn in further grades as well? पर देखो एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ होता क्या है ना कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड, कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एक्स या फिर एक्स वाई से. तो एक्स एंड वाई आर सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. इनमें क्या होता है कि आपका जो एक्स है दैट इज प्रेजेंट इन विमेन. ठीक है, विमेन में फीमेल्स में ये प्रेजेंट होता है. विमेन फीमेल्स लिखते हैं. ठीक है, फीमेल्स में ये हमेशा, फीमेल्स में पता है हमारी बॉडी में जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें टोटल एक पेयर क्रोमोसोम का क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम. वुमेन में वो जो एक पेयर होता है उसमें एक एक्स होता है, दूसरा भी एक्स होता है फेमिनिन में. बट मेल्स में क्या होता है? ठीक है, मेल्स में क्या, फीमेल्स में तो ये हो गया, बट मेल्स में क्या हो रहा है? मेल्स में थोड़ा डिफरेंट है. मेल्स में ये जो होता है एक एक्स होता है, एक वाई होता है. अब यार एक एक्स है एक वाई है, तो मतलब इस पे डिपेंडेंट होता है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा. वो आप आगे की ग्रेड में पढ़ोगे. बस आपको ये जानना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, दीज बोथ आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स. क्यों? क्योंकि ये दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी. बेबी का क्या सेक्स होगा, क्या जेंडर होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? ना देता है सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, और बाकी के जो क्रोमोसोम्स हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पैर बन गया. ठीक है, और बाकी जो 22 पैर्स रहे क्रोमोसोम्स के, उनको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स. व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. Guys, question number 8. Fill up the blanks with terms given below in the box. Pigments, wall, pre-existing cell, vacuole. So इनको टर्म्स में बनाना है. सबसे पहला द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? द ब्लैंक, तो यहाँ पे आंसर आएगा द सेल. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो भी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से आ रहे हैं वो किसने? अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. देखते हैं, लेट्स जस्ट सी दैट आप सब में से कितने ने लास्ट सेशन अच्छे से देखा था. ये किसने बताया था कि ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? किसने दिया था ये? जरा बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बता दो. तो एक वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ. थर्ड, एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल. एनिमल सेल्स के पास क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है. दे हैव सेल मेम्ब्रेन बट दे डू नॉट हैव सेल वॉल. प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट्स. अभी तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन में यही था गाइस कि प्लास्टिड कंटेन्स पिगमेंट्स वाला ही. वैक्यूल्स आर फिल्ड विद वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस. उनमें क्या भरा हुआ होता है? वाटर. लेकिन वो स्टोर क्या करते हैं? वो फूड को बाद में स्टोर कर रहे होता है. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से कर लेना. देखो यहाँ से वैक्यूल जा रहा है, ये ल्यूकोप्लास्ट. वैक्यूल स्टोरेज सेक्स हो गए आपके. ल्यूकोप्लास्ट आपके प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट रिप्लास्टिड, और न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर प्लास्टिड्स पिगमेंट्स वाले. गाइस, एडिशनल क्वेश्चंस भी करना चाहोगे अगर एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करने हैं तो ये जो उसका मतलब पहली बात तो नोट्स के लिंक एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है. एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह के भी लिंक अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं लिंक डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. या गाइस, दैट्स इट अबाउट द वीडियो. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड एंजॉय दैट डोंट